किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, चाहे आप पढ़ाई करें, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, आपने उसको जाना, लेकिन अगर आपके माइंड में वो अभी भी क्लियर नहीं मतलब समझा मतलब तो क्लियर हुआ, लेकिन माइंड में अभी है नहीं वो चीज़ें, ठीक है। तो हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करने में, उस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओवरऑल एग्जाम में यही होता है कि हमें समझ में तो हर चीज़ आती है, लेकिन एग्जाम में हम लिख नहीं पाते हैं, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको सबके यूनिट तो पूछता ही है, ये चीज़ जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समर वेकेशन में बढ़िया अपनी पढ़ाई घर में रह के बैठ के बढ़िया से मज़े से कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब तक हम जो बातें कर चुके हैं ना, क्लास 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 5 है। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से हमने अब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, दैट मीन्स क्या कहना चाहिए कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम पे क्या फॉर्मूले होते हैं, ये इतना चीज़ हमने डिटेल देख रखा है, ठीक है। अब तक मैं बताऊं तो इस चैप्टर का 50% मटेरियल काम हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा दूसरा पार्ट आता है जो पहले पार्ट से उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन है वही चीज़। वहाँ भी हमको सेल के ईएमएफ पे बात करना है, सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर की इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें प्रेजेंट है उस पर क्या करंट पास करने से, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करने से क्या फिनोमिना हो रहा है, क्या उसका चेंजेस आ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ओवरऑल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर ही है। तो वो जो कंडक्टर है उसके बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने वाले हैं, है ना। उस इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज होगी जिसके थ्रू कंडक्टेंस होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस उसके थ्रू होगा, उसमें जो आयंस प्रेजेंट होंगे उसके थ्रू होने वाला है। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक फिनोमिना हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो फंडामेंटल बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ये आर और ये पी, यहाँ पे लिखा है बट ये रो है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, इनकी बात हम आज इस वीडियो में आज डिटेल्ड में करने वाले हैं, डिटेल्ड में, ठीक है। इससे पहले भले ही आप रजिस्टिविटी ना जानते हो, लेकिन आपको कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इन सब के यूनिट्स और इनके बारे में डिटेल में मालूम चलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इसके पहले हम क्या बात कर चुके हैं, तो इसके पहले अपन बात जो कर चुके हैं उसके मैं थोड़े से आपको एक क्विक रिवीजन यहाँ पर दूंगा, है ना, ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो सही तरीके से हो। सही तरीके से मतलब किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, चाहे आप पढ़ाई करें, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, आपने उसको जाना, लेकिन अगर आपके माइंड में वो अभी भी क्लियर नहीं मतलब समझा मतलब तो क्लियर हुआ, लेकिन माइंड में अभी है नहीं वो चीज़ें, ठीक है। तो हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करने में, उस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओवरऑल एग्जाम में यही होता है कि हमें समझ में तो हर चीज़ आती है, लेकिन एग्जाम में हम लिख नहीं पाते हैं, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारे माइंड में क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इतना नहीं है कि हम उस कॉन्सेप्ट को पेपर में पूरा छाप डालें, पूरा लिख डालें, उसके फॉर्मूले को, उसके यूनिट को, उसके कंसेप्ट को, उसके स्टेटमेंट को, हर चीज़ को हम लिख दें, इतना क्लियरिटी अपने माइंड में है ही नहीं, ठीक है। तो उसी को क्लियर करने के लिए बार बार उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, माइंड में एक बार थोड़ा सा उसको रिकॉल करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम उन चीज़ों में एबल हो सकते हैं कि हम उसको बना सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँगा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बात करूँगा नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन और जो लेक्चर नंबर 4 में जो लास्ट क्लास में वहीं से कनेक्ट करूँगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो हमने जो नस्ट इक्वेशन पढ़ा है, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, जहाँ से हम एनी कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ देयर स्टैंडर्ड कंडीशन। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की हेल्प से, एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की हेल्प से किसी भी कंसेंट्रेशन टेम्परेचर पे, किसी भी कंसेंट्रेशन पे, टेम्परेचर तो नहीं कहेंगे, टेम्परेचर तो 298 केल्विन ही लेके हम बनाते हैं फार्मूला पे, किसी भी कंसेंट्रेशन पे जो उसकी वैल्यू आती है, उसके कैलकुलेशन के लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो हमारा नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होता है। यही नेक्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम यही नेक्स्ट इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्विलिब्रियम पे हो जाता है। और इसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे, इसी को बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन को Kc, यहाँ Kc। तो इस Kc की वैल्यू कई बार पूछा जाता है, जिसके लिए एंटी लॉग, यहाँ पर लॉग कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ एंटी लॉग कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा ई सेल और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, है ना। गिब्स एनर्जी के लिए क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आता है जैसे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये डेल्टा जी नॉट के लिए, अगर जी नॉट नहीं है तो ई नॉट नहीं रहेगा, बस इतना ही है। और चौथा जो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन करो, या फिर आप इसे कर सकते हो माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी। ये हमारा फॉर्मूला है। और अब तक हमने ये चीज़ों को देख रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में तो नहीं, जब ये चैप्टर एक बार सारे थ्योरी लेक्चर हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो एक अलग लेक्चर जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखेंगे और वहाँ पर फिर से हम यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम इतना सीखते हैं। ये दिया रहे तो ये पूछ सकता है, ये दिया रहे तो ये पूछ सकता है, इन दोनों में से ये दिया है तो ये पूछ सकता है। ठीक है, ये दिया है ना, रिएक्शन दिया है तो ये पूछ सकता है। यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन दे दिया है तो ई सेल पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास, और आज का क्लास हम करेंगे इसमें, आज का क्लास है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5 है, क्लियर कर दिया। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है ना, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, वो जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू कंडक्टेंस क्या है। ठीक है, जिसके लिए हमको बेसिक टर्म्स समझने पड़ेंगे, जैसे कि रजिस्टेंस क्या है, रजिस्टिविटी क्या होता है, हालांकि आप पहले से जानते हैं रजिस्टेंस रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, और इसमें सेल कांस्टेंट क्या है, इतने की हम बात करेंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ थंबनेल में हमने एक चीज़ डाल रखा है, यहाँ पे एक चीज़ डाल रहा है, वो है मोलर कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर डाल रखा है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर टाइम रहा तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू भी हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी आखिर होता क्या है। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी आखिर होता क्या है। ठीक है, इतना हम बात करते हैं और चलिए चालू करते हैं अपना आज की क्लास। ठीक है भाई, रजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टेंस होता है, एक वायर है, एक वायर क्या बोले, एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, एक मेटल का रॉड है जो एक कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी इधर से टच कराएंगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी, तो ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर की रजिस्टेंस होगी, रजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो कम होगी मतलब करंट का फ्लो ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, तो ऐसे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर को क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। उसको विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, उसे बोलते हैं रजिस्टेंस, और उसको आर से शो करते हैं। इतना तो आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एल के यानी कि कोई कंडक्टर है। ठीक है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, एक वायर है। ठीक है, एक वायर कंडक्टर है, तो इसका जो लेंथ रहेगा
लेंथ रहेगा L इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि जितना लंबा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है बता दिया। रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया मतलब ये जो इसका एरिया है, डायामीटर होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का, उस कंडक्टर का, उस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना कहना चाहिए जितना मोटा केबल होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, जितना पतला केबल होगा, जितना पतला वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये लेंथ है और एरिया है। एरिया का यूनिट, लेंथ का एरिया होता है मीटर, और इसका एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो आएगा, रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और क्या लिख सकते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं, ये मैं डिलीट करता हूँ अभी। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो L बाई A। इसका मतलब क्या, ये जो रो है इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, या फिर इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी जो किसी कंडक्टर के लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। ठीक है, रो इंटू L बाई A। R का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, आपको मालूम है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। ऐसे ओम को कनेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन है ओम का, या फिर इसको ऐसा ओम भी लिखते हैं, OHM, ओम, ऐसे भी लिखते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है, ओम है। अब यहाँ पर रजिस्टिविटी की यूनिट निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो मैंने बताया। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाला। ठीक है, किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिससे इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं फ्लो कर पा रहे हैं, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जितना पतला कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, जितना मोटा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो अच्छे होगा, है ना। घर की वायरिंग करते हो तो होता है ना, जब ट्रांसफार्मर का जो वायर आया है वो कितना मोटा होता है, जो लाइन गया हुआ है आपके कॉलोनी में, आपका जो इलेक्ट्रिक पोल खड़ा हुआ है उसमें जो वायर आया हुआ है कितना मोटा है, अच्छा खासा है, 1 इंच का मोटा है लगभग, है ना, इतना मोटा है। लेकिन जब आप वहाँ से अपने घर के लिए आप कनेक्शन लाते हैं तो कितना, अराउंड 10 mm की वायर, है ना, 10 mm 15 mm की वायर से, कॉपर वायर बढ़िया से लेके आप वहाँ से अपने मीटर तक लाते हैं, और मीटर के बाद फिर वहाँ से क्या होता है, मीटर के बाद फिर वहाँ आपके घर के लिए जो जाता है वो 10 mm का रहता है, आपकी मेन जो सर्किट ब्रेकर रहेगा वहाँ तक, और वहाँ से पर्टिकुलर एक छोटे छोटे घर में जाता है तो वहाँ से 5-5 mm का जाता है वायर, और एक बोर्ड तक, बोर्ड से फिर आप एक छोटे कंडक्टर तक ले जाएंगे, लाइट चलाएंगे, ट्यूबलाइट चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, इन चीज़ों के लिए जो जाता है वायर उसकी साइज़ और कम होती जाती है। ठीक है, मतलब आप अच्छा करंट फ्लो कराना चाहते हैं, बढ़िया करंट वहाँ से आना है, उसके लोड को जो झेल पाए उसके लिए अच्छी वायर चाहिए जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, ज़्यादा हो, उसकी रेजिस्टिविटी कम हो। ठीक है, आपको छोटा कंडक्टर चलाना है तो पतले वायर से भी काम चल जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस ये चीज़ हुआ। अब ये रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है रो, जो है रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। IUPAC ने रेजिस्टिविटी को माना हुआ है कि रेजिस्टिविटी बोलेंगे, हालांकि इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आओ देखते हैं क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपका ये पढ़ लिया था, यहाँ देखते हैं। अब है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब रो, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में रेजिस्टिविटी टर्म लेके यूज करेंगे क्योंकि IUPAC ने सजेस्ट किया है कि रेजिस्टिविटी को हम इंटरनेशनल यूनिट हम बनाएंगे। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, एल यहाँ चला जाएगा, तो RA अपॉन एल हो जाएगा। तो RA अपॉन एल, RA अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये उस कंडक्टर का एक स्पेसिफिक, एक कंडक्टर का उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जिसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो रो का जो यूनिट निकालोगे, यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट निकालेंगे तो यूनिट हो जाएगा रो इज इक्वल टू, ये हो गया ओम रेजिस्टेंस की यूनिट, एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। ठीक है, और क्या, ओम मीटर, ओम मीटर, ये आपका रजिस्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, और रजिस्टिविटी को समझेंगे कैसे, एक
रेजिस्टेंस किसका, एक स्पेसिफिक मीटर का, जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितने का, 1 मीटर का। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक एरिया का, एक स्पेसिफिक कंडक्टर का एक साइज, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसका लेंथ एक फिक्स हो जाएगा, उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे, उसके रेजिस्टेंस को उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यानी कि जितना 1 मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर का और 1 मीटर लेंथ का अगर कोई कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सॉरी, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टेंस पूरे कंडक्टर का है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक एक वॉल्यूम का है, कहना चाहिए कि एक एरिया का है, उसका एक एरिया और एक लेंथ लेके एक कंडक्टर का एक छोटा सा पीस है, जिस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी होगा, करेक्ट। दो चीज़ें क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तीसरा चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तीसरा चीज़ पढ़ेंगे, तीसरा चीज़ वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, जो ये कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं, ठीक है, रो से शो करते हैं, और कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस को जी से शो करते हैं, जी से। अभी जो रेजिस्टेंस है इसका उल्टा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब होता है कितना बढ़िया कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी बढ़िया है, वो कंडक्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना वो रोकता है, उसकी रेजिस्टेंस है, कितना फ्लो कराता है, ये उसका कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस इज, वी कैन राइट हियर, कंडक्टेंस जी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उसकी कंडक्टेंस उतनी कम है, जितना कम रेजिस्टेंस है उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट आएगा, इसका जो यूनिट आएगा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यूनिट इसको लिखेंगे ओम, ओम इनवर्स, या फिर इसी को कैसे लिखेंगे, और ऐसे ओम इनवर्स, ठीक है। और ये ओम इनवर्स को ही 1 अपॉन ओम को, 1 अपॉन ओम को ही लिखते हैं सीमेन। क्या लिखते हैं, सीमेन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सीमेन, सीमेन, ठीक है। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो सीमेन होता है, सीमेन मतलब ओम इनवर्स, कितना, ओम इनवर्स, ये हो गया कंडक्टेंस का, करेक्ट। तो हमने रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख लिया, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पूरे कंडक्टर का। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है वो कंडक्टेंस होता है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है वो कंडक्टिविटी होता है, करेक्ट। चलो, कंडक्टिविटी, 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 या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को कप्पा से, कप्पा, कप्पा, ये कप्पा हुआ, ठीक है। यहां लिखता हूं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से, ठीक है, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता है इनवर्स ऑफ, लिख लो, इट इज इनवर्स, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रो, ठीक है। इस रो के इनवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा, कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, 1 बाई रो। अब रो का मतलब क्या होता है, रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है, आर ए अपॉन एल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, कंडक्टिविटी के कप्पा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर ए इंटू वो जो एल है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ एल अपॉन 1, एल अपॉन 1 ऐसा हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू एल बाई आर ए, इसी को क्या लिखेंगे, 1 बाई आर इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, ठीक है, एल अपॉन ए। ये जो एल अपॉन ए है इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। और ये जो है आपका 1 बाई आर, ये क्या है, ये कंडक्टेंस है, अभी हमने देखा 1 बाई आर इज द कंडक्टेंस, ठीक है, 1 बाई आर इज कंडक्टेंस, एल बाई ए इज सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाई जी स्टार। तो कंडक्टिविटी कप्पा, थोड़ा कप्पा जैसे बनाते हैं, कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सेल कांस्टेंट है,
सेल कांस्टेंट। अब इसको सेल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? ये किसी सेल का कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि उस सेल का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस सेल का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब उस सेल का इलेक्ट्रोलाइट अगर चेंज कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे, जो भी कर दो, लेकिन सेल तो सेल रहेगा ना, उसका जो लेंथ है, उसका जो एरिया है वो तो सेम रहेगा। हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हर एक दूसरे कंसंट्रेशन के लिए जो सेल का एरिया है, जो सेल का जो लेंथ है, वो तो सेम ही रहेगा ना। इसलिए इस चीज को सेल का कांस्टेंट, एक सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और उस सेल की जो कंडक्टिविटी होगी वो उसके कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी। यहां लिख सकते हो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। या फिर इसी को और लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, ये जो कंडक्टेंस है ये क्या है? 1/r है, ये 1/r है। r इधर चला जाएगा तो क्या होगा? ये एक चीज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या लिख सकते हो? कंडक्टिविटी इनटू ये r यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू सेल कांस्टेंट। आपको अगर सेल कांस्टेंट निकालना है किसी सेल का, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बनेगा यहां से क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अगर सेल कांस्टेंट निकालना है किसी सेल का, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये मालूम चल जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल पाएंगे? सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। और सेल कांस्टेंट मालूम है और उसकी कंडक्टिविटी निकालना है, दूसरे का रेजिस्टेंस मालूम है, तो सेल कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता है। और बोला है कि दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया है तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी है, रेजिस्टेंस इतनी है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टेंस कर देंगे, डिवाइड बाय सेल कांस्टेंट करेंगे तो हमारी सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारा कंडक्टिविटी निकल आएगा। करेक्ट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहां से फॉर्मूला कुछ बन जाता है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले कुछ बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, ये कंडक्टिविटी इक्वल टू कैसा सेल का रिलेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनकी यूनिट मालूम होना चाहिए। यूनिट, अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट मैं लिख रहा हूँ, यूनिट कहाँ पे लिखूँ? यूनिट इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगा देख लो यहाँ पर। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या है? कंडक्टेंस की यूनिट बताया था, क्या होता है कंडक्टेंस की यूनिट? होता है ओम इनवर्स, है ना। और सेल कांस्टेंट का क्या होगा? सेल कांस्टेंट L/A, तो L का होता है मीटर और A का होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो जो कंडक्टिविटी का यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा? कंडक्टिविटी का यूनिट आ जाएगा आपका यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। सीमेन मीटर इनवर्स। या फिर और क्या बोलेंगे इसको और हम बोल सकते हैं सीमेन मीटर इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको और बोल सकते हैं, यहां नहीं लिखता हूं, एक साथ देखेंगे। अभी इतना लिखते हैं, एक साथ देखते हैं फिर, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक है। और ठीक है, अब तक हमने चार चीजें डिस्कस की, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इसके पहले हम बात कर लेते हैं, इन चारों को एक बार देख लेते हैं कि हम अपने माइंड में इन चीज़ों को क्लियर कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है ये तो समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होता है, काम खत्म। रेजिस्टिविटी क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है RA/L होता है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो स्पेसिफिक लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट है इसका क्या निकाला अभी? रेजिस्टिविटी का यूनिट जो अपन ने निकाला यहाँ ओम मीटर है, ओम मीटर, ठीक, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या निकाला? रेजिस्टेंस का उल्टा है, मतलब 1/r है, मतलब कि ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स। और एक और चीज़,
जो उसका जो यूनिट है ना, इसका जो यूनिट है किसका, कंडक्टेंस का यूनिट है, यहाँ ओम इनवर्स लिखा है, इसी ओम इनवर्स को आप लिख सकते हो, इसी ओम इनवर्स को आप लिख सकते हो क्या, महो, HOM। ये ओम है, इसको उल्टा कर दो, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। कहीं पे ऐसा यूनिट दिया है तो वो भी किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का यूनिट है, या तो ओम इनवर्स या ऐसा ओम इनवर्स, या फिर उसका जो ऐसा यूनिट है वो है सीमेन। सीमेन बोलते हैं ओम इनवर्स को, क्या बोलते हैं, सीमेन। अब इस टर्म में, सीमेन के टर्म्स में जो हमारा जो क्या आएगा, कंडक्टिविटी का यूनिट आएगा, वो है सीमेन मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, आओ सबको एक साथ देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टेंस G, कंडक्टिविटी कप्पा, और सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट G स्टार। ठीक है, इनका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक है, R का फॉर्मूला जो होता है, R का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, यूनिट क्या होता है, ओम, ये होता है यूनिट। ठीक है, दूसरा रजिस्टिविटी का है, ये रजिस्टिविटी है, ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L। इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, रजिस्टिविटी का हो गया। तीसरा है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है G इज इक्वल टू 1/R, 1/R। इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स, या फिर MHO, महो, या फिर सीमेन, सीमेन बोलेंगे। ठीक है, अब एक और आया कंडक्टिविटी कप्पा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी होता है कितना, कंडक्टिविटी आया कहाँ से, रजिस्टिविटी का उल्टा। ठीक है, ये उल्टा होगा तो क्या होगा, L/R, 1/R को क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस G, 1/R, पहले फॉर्मूला ही लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, 1/R इंटू L/A, इंटू L/A, ये होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस G इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा कितना, सीमेन मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होगा कंडक्टिविटी कप्पा इंटू R, और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सेल कांस्टेंट जो है वो L/A है, मीटर इनवर्स है, तो उसकी तो यूनिट मीटर इनवर्स में ही आती है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी का जो सीमेन है और ये इसका क्या है, सीमेन मतलब क्या है, 1/R है, R है, तो R कट जाएगा, है ना, ओम इनवर्स और ओम दोनों कट जाएगा और बचेगा मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले हमने एक जगह पर लिख लिए। अब हम जो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये सब का नॉलेज होना, माइंड में आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, इसी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि आखिर मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है वो आपको समझ में आ गया ना, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में हम थोड़ा सा आज का जो जितने टर्म्स हमने समझा है, पढ़ा है, इनके कुछ फैक्टर और डिपेंडेंसी जो हैं, जो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड है, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, फिलहाल मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी कहने का मतलब है कंडक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो
मोलर कंडक्टिविटी हुई, ठीक है। तो इसको हम लिखें कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन ही लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी कप्पा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का क्या होगा, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन को अगर उसकी जो कंसंट्रेशन अगर ml में करोगे, ml में, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन किसमें, पर ml, कंसंट्रेशन ऑफ पर ml करोगे तो वो लीटर है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ml में काम करेंगे तो वो जो लीटर है वो लीटर आ जाएगा आपके ऊपर में, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 हम कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है, वेयर K इज कंडक्टिविटी, आपको मालूम ही है K क्या होता है, कप्पा, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। और जो आपका C है ये है मोलर कंसंट्रेशन पर ml पे बात हो रही है, पर ml है तो इसलिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ में कैसा होता है, ग्राफ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने आज की क्लास में यही सीखा कि कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, यूनिट क्या होते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये लिख पा रहे हो, ये फॉर्मूले लिख पा रहे हो, आपको मालूम है कि ये होते क्या हैं, तो आप इसकी यूनिट कहीं भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ याद नहीं है, मुझे बस ये याद है कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है, रेजिस्टिविटी होता है जो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसके हिसाब से यूनिट निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लेता हूँ, रो इक्वल टू क्या होता है, R/L, R का तो यूनिट ओम होता है, A का तो मीटर स्क्वायर है, L का मीटर है, मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट ओम मीटर है, ऐसे निकल जाता है। एग्जैक्ट याद नहीं ओम मीटर होता है, लेकिन फॉर्मूला याद है तो यूनिट उसका आराम से निकल जाता है, ठीक है। दूसरा आ गया इधर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मुझे बस इतना याद है। यूनिट क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का होगा उल्टा होगा उसका, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो इसका कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगा, काम खत्म। उसी को सीमेन बोलते हैं, उसी को MHO महो बोलते हैं, खत्म बात। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन क्या होता है, बस इतना ही काम है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है, काम खत्म। 1/रो, रो का फॉर्मूला क्या है, R/L, तो R नीचे में, L ऊपर में, L/R, 1/RA है कंडक्टेंस है, L/A क्या है, दैट इज सेल कांस्टेंट, L/A इज सेल कांस्टेंट, ठीक है, काम खत्म। कंडक्टिविटी का यूनिट कौन, 1/R सीमेन होता है, सीमेन। अब L/A मीटर/मीटर स्क्वायर और मीटर ऊपर का कट जाएगा, बचेगा क्या, नीचे का मीटर, ऊपर जाके M का इनवर्स, मीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी का यूनिट, या फिर बोल दो सीमेन मीटर इनवर्स, करेक्ट। अब एक और चीज आती है, एक और चीज का यूनिट देख लेते हैं, वो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, देखो अभी निकालते हैं इसकी यूनिट। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालते हैं अपन, इसकी यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, निकालो कंडक्टिविटी यूनिट क्या होता है, सीमेन मीटर इनवर्स, मीटर की बात करें तो, ठीक है। और क्या है इधर, कंसंट्रेशन ml है, ml को पर ml है कंसंट्रेशन, तो मीटर में है तो इसको मीटर में बनाएंगे ना, मीटर में है तो कंसंट्रेशन जो लीटर में है, इसको हमने ml को क्या बनाया, लीटर बनाया हुआ है, इसलिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई है। तो जो कंसंट्रेशन है पर लीटर है, उस लीटर को हम मीटर में बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी का यूनिट हमने अगर लिख दिया कि सीमेन मीटर इनवर्स है, तो हमको उस कंसंट्रेशन की यूनिट को भी मीटर पर मीटर में उस कंसंट्रेशन को लिखना पड़ेगा, किसमें, पर मीटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ml बनाने के लिए हमने यहाँ पर किया, ठीक है,
तो ml का तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा करेक्शन करते हैं, ml नहीं होगा, एक मिनट, ये मोलर कंसंट्रेशन पर मोलर कंसंट्रेशन पर मीटर क्यूब, ये होगा, थोड़ा सा गड़बड़ था, करेक्शन कर लो। कंडक्टिविटी सीज मोलर कंसंट्रेशन पर मीटर क्यूब, तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, उस लीटर को क्या बनाएंगे हम, मीटर बनाएंगे। क्यों मीटर बनाएंगे, क्योंकि जो ये कंडक्टिविटी का यूनिट है ना, वो सीमेन मीटर इनवर्स लिया है हमने, तो 1 मीटर पे जो सीमेन है वो उसकी कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो भी हम मीटर क्यूब में लेंगे, लीटर में नहीं लेंगे, मतलब कि डेसीमीटर क्यूब में नहीं लेंगे, हम मीटर क्यूब में लेंगे। तो उसके लिए 1000 से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो मीटर क्यूब में चेंज होगा, है ना। ये जो लीटर है, मोल पर लीटर होता है ना, मोल क्या होता है, पर लीटर होता है, तो इसको मोल पर मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नीचे में क्या है, डिवाइड में है मोल क्या है, पर मीटर क्यूब है, मीटर के ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सीमेन, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं, यहाँ तो नीचे में है ना, माइनस में है, ऊपर जाके ये ऊपर चला जाएगा सीधा, सीमेन मीटर इनवर्स मीटर क्यूब पर मोल, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका इक्वल टू सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया आपका जो यूनिट हो गया वो हो गया सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, करेक्ट। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, आपको सबके यूनिट तो पूछता ही है, ये चीज़ जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और उसका यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे काफ़ी, और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। अब मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड कोल्डहाउस लॉ पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, बैटरीज पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया लगन से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, और कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है ना, कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है कि सर ये क्या है, ऐसा क्या है, तो आप कमेंट करो, है ना, कि ये टॉपिक सर समझ नहीं आया। एक प्लेलिस्ट अलग से यूट्यूब पे तैयार हो जाएगी, एक स्पेशली एक टॉपिक पे डाउट क्लास के लिए प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। आप जाके उस पर अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं तो मैं लिंक उसका उसमें कमेंट पे पुट कर दूंगा, आप वहाँ से आपको डाउट क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो।